बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय इतिहास व राज्यशास्त्र, इसमें इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ पहला इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा यह पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास लेखन यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है एवं इतिहास लेखन का अर्थ होता है भूतकाल में घटित घटनाओं के बीच क्रमिक संगति बिठाकर उनका आकलन कर उनका लेखन करना व उन्हें पाठकों तक पहुंचाना। जैसा कि आप जानते हैं, आपके जो अन्य विषय हैं विज्ञान, भूगोल, इनमें आप प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा किसी भी घटना, किसी भी पद्धति को समझ सकते हैं, परंतु इतिहास में ऐसा नहीं है। भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उन्हें वर्तमान पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करना, यह इतिहास के लेखन इतिहासकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इसीलिए इतिहास का जो लेखन होता है उसमें महत्वपूर्ण रूप से 3 स्रोत सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं: भौतिक, मौखिक व लिखित। भौतिक स्रोतों के अंतर्गत जो भी ऐतिहासिक इमारतें, वास्तु इत्यादि आते हैं और इन सभी का उचित अध्ययन कर इतिहासकार आप तक सही जानकारी पहुंचाते हैं। इन भौतिक स्रोतों के अंतर्गत हम एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अशोक स्तंभ पर इन पर जो लिखी लिपियां होती हैं वह अलग होती हैं और उन्हें पढ़ने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इतिहास का लेखन करने के लिए इतिहास अनुसंधान की जो पद्धति होती है वह निम्नलिखित रूप से होती है: उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के संदर्भों की पड़ताल करना, ऐतिहासिक जानकारी का संकलन करना व ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारण बनी प्रक्रियाओं का स्वरूप अधोरेखित करना, विशिष्ट ऐतिहासिक घटना की जानकारी के स्थान, कालात्मक संदर्भ तथा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की विभिन्न अवधारणाओं वाली चौखटों का आकलन करना, ऐतिहासिक संदर्भों के साथ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति करना, संभावित परिकल्पनाएं प्रस्तुत करना व इस प्रकार अंततः इतिहास के साधनों का अनुसंधान। उदाहरण स्वरूप यदि इतिहासकार प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो सबसे पहले वे उसके संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, अर्थात क्यों हुआ विश्व युद्ध, उसके पीछे क्या कारण थे, उस समय की राजनीतिक घटनाएं क्या थीं और किस प्रकार उस युद्ध का स्वरूप था, उस युद्ध के क्या परिणाम हुए, इन सभी को संकलित करके इतिहासकार आपके समक्ष उचित प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध की घटना का पूरा वर्णन लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें अशोक काल का अध्ययन करना हो तो उस समय के लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, परंतु उस समय के जो शिलालेख हैं, जो लिखित रूप में गुफाओं इत्यादि पर जो अंकित लिपियां हैं, उनका अध्ययन करके उन्हें पाठकों तक पहुंचाना, ये इतिहासकार साथ ही साथ विशेषज्ञ का काम होता है। जैसे अशोक स्तंभ की लिपि या ब्राह्मी लिपि है, तो उस ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले विशेषज्ञ ही आप तक सही जानकारी पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार इतिहास के अनुसंधान कार्य में ये जो भौतिक स्रोत हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ साथ जो लिखित स्रोत होते हैं वे भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक लेखन के लिए मुख्यतया 3 स्रोतों की आवश्यकता होती है। जैसे भौतिक स्रोत जो हमने समझा, जो ऐतिहासिक इमारतें, वास्तुकला के नमूने इत्यादि होते हैं। दूसरे होते हैं लिखित स्रोत, और ये लिखित स्रोत हमें ऐतिहासिक अभिलेखागारों इत्यादि इन सभी जगहों पर मिलते हैं। अभिलेखागार का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर पुराने ज़माने के दस्तावेज, राजाओं के द्वारा लिखित दैनंदिनियाँ, उनके दरबार में उपस्थित कवियों एवं लेखकों द्वारा उनकी चित्रित लिखित जीवनी एवं विभिन्न राजाओं के बीच होने वाले संधियां, समझौते, पत्र व्यवहार इत्यादि अपने मूल रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। ये सभी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतिहास का लेखन करते समय इतिहासकार भूतकाल में घटित सभी घटनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते। जो महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने समाज एवं विश्व की दिशा बदल दी, बहुत सारे परिवर्तन लाए, ऐसी ही घटनाओं का अंकन, ऐसी ही घटनाओं का लेखन इतिहासकार कर सकते हैं। विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में लेखन कला की जानकारी लोगों को नहीं थी, अतः वे बोलकर, कथा, कहानियों, गीतों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचाते थे। इसे ही मौखिक स्रोत कहा जाता है।
आगे आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से आधुनिक इतिहास लेखन यह प्रारंभ हुआ। आधुनिक इतिहास लेखन के बीज ये यूनानी संस्कृति में पाए जाते हैं। यूनान अर्थात आधुनिक समय का ग्रीस। ऐसा माना जाता है कि आज से 2500 वर्ष पहले अर्थात ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में हीरोडोटस नामक ग्रीक इतिहासकार ने ही सर्वप्रथम हिस्ट्री इस शब्द का प्रयोग अपने द हिस्ट्रीज इस ग्रंथ में किया था और इस ग्रंथ के माध्यम से उसने इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ किया था। इतिहास का लेखन करते समय दैवीय घटनाओं का संबंध इतिहास से नहीं जोड़ा जाता। जो मनुष्य जीवन से संबंधित है ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर खोजना तथा इन उत्तरों को क्रमिक रूप में अपने पाठकों तक पहुंचाना, यही इतिहास लेखन कहलाता है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में विज्ञान और दर्शन इन सभी क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई। इसके पहले यूरोप यह पुनर्जागरण काल से भी गुजर चुका था। पुनर्जागरण काल अर्थात केवल धर्म या धर्म से संबंधित बातों की ही चर्चा नहीं, बल्कि मानव जीवन तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के ऊपर भी इतिहासकारों ने ध्यान देना वह उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया था। और इस प्रकार इसी के चलते 18वीं शताब्दी में सन 1737 में जर्मनी में गोटिंगन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जहां पर इतिहास विषय को ये सर्वप्रथम स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ और उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। 18वीं शताब्दी से पहले अर्थात पुनर्जागरण काल के पहले जो धर्म गुरु थे उनका ये मानना था कि केवल ईश्वर संबंधी दर्शन, ईश्वर संबंधी संकल्पना यही इतिहास है। परंतु 18वीं शताब्दी में इस विचार में परिवर्तन आया तथा अब हम देखेंगे कि कैसे यूरोप के जो महत्वपूर्ण विचारक थे उन्होंने इतिहास लेखन को एक नई दिशा दी। इसमें सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत हैं रेने देकार्त, जो कि एक फ्रांसीसी विचारक और दार्शनिक थे तथा उन्होंने यह कहा कि ऐतिहासिक साधनों यानी जो भी हम कागजात हैं जिनका उपयोग हम इतिहास लेखन के लिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता की जांच करना अत्यंत आवश्यक है। उनके द्वारा लिखित डिस्कोर्स ऑन द मेथड इस ग्रंथ में वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से यह विश्वसनीयता का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका मानना था कि जब तक कोई भी बात निस्संदेह रूप से सत्य है स्थापित न हो तब तक उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगले जो इतिहासकार हैं, दार्शनिक हैं, वे हैं वोल्टेयर, जो कि फ्रांसीसी थे। उनका वास्तविक नाम था फ्रांसवा मारी अरुए तथा उन्होंने केवल वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं पर ध्यान न केंद्रित करते हुए तत्कालीन समाज में प्रचलित परंपराओं, व्यवस्थाओं, व्यापार, कृषि इन घटकों का भी विचार किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने केवल राजनैतिक घटनाओं के लेखन को ही इतिहास नहीं कहा, परंतु मानवीय जीवन के सर्वांगीण प्रस्तुतिकरण और मानवीय जीवन जो भी विषमता समस्याओं से होकर गुजरता है उन सभी का लेखन इतिहास में होना चाहिए। आपको ये बता दूं कि वही वोल्टेयर थे जिनके विचारों से प्रभावित होकर फ्रांस की जनता ने अपने अत्याचारी राजा के शासन को उखाड़ फेंका था और फ्रांस की राज्य क्रांति जो कि 1789 में हुई थी उसमें वोल्टेयर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसीलिए वोल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक माना जाता है। जो विचारक हैं वे हैं जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। इन्होंने ऐतिहासिक यथार्थ अथवा वास्तविकता को तर्क शुद्धता पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इस पर जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में समय समय पर बदलाव होते जाते हैं और नए नए प्रमाण मिलते हैं और इसीलिए इतिहासकार को भी इन प्रमाणों के अनुसार बदलते जाना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले यह द्वंद्ववाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, अर्थात किसी भी घटना को प्रस्तुत करते समय उसके दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार यह घटना कितनी सही है, कितनी असत्य है, कितनी सत्य है, इस घटना के कौन से पहलू हैं, अच्छे हैं या बुरे, इन सभी तर्क वितर्क के द्वारा घटनाओं का क्रम प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे ही द्वंद्ववाद कहा गया। अगले जो दार्शनिक हैं, इन्होंने जो किताब लिखी, हेगल द्वारा लिखी जो किताबें महत्वपूर्ण हैं वह है रीजन इन हिस्ट्री और
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेज इस ग्रंथ में इनके लेखों का संकलन किया गया है। अगले जो विचारक हैं वे हैं लियोपोल्ड वान रांके, और उन्होंने ये बर्लिन विश्वविद्यालय में ये कार्यरत थे, तथा उन्होंने बताया कि किस प्रकार इतिहास विषय में इसके अनुसंधान में विश्लेषणात्मक पद्धति होनी चाहिए, दस्तावेज सही होने चाहिए, जिस भी दस्तावेज का प्रयोग हम लिखित रूप में कर रहे हैं, इतिहास के लेखन में कर रहे हैं, उनकी कड़ी खोज करनी चाहिए और सही सत्य तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने इतिहास में काल्पनिकता को महत्व देने की कड़ी आलोचना की, क्योंकि इतिहास या कोरी कल्पना नहीं है, ऐसा उनका मानना था। उनके द्वारा व्यक्त विचारों का अध्ययन हम कर सकते हैं इन ग्रंथों में द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगले जो विचारक हैं वे हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये 19वीं शताब्दी के जर्मन विचारक थे। इन्होंने अपने विचारों को दास कैपिटल इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया। इनका मानना था कि इतिहास या केवल राजनीतिक घटनाओं, युद्धों इनका ही नहीं होता, अपितु विश्व ये अनादिकाल से दो विभागों में विभक्त है, एक अमीर और एक गरीब, यानी कि मानव संसाधन, जो भी मनुष्य के बीच के नाते हैं वे उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले संसाधनों पर निर्भर होते हैं। विश्व में ऐसे दो ही वर्ग हैं जो कि जिनमें एक वर्ग के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु संसाधन उपलब्ध हैं, तथा दूसरा वर्ग जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस पहले वर्ग पर निर्भर है। और जब ऐसे वर्ग जिसके पास संसाधन के स्वामित्व है उनके पास, ये ऐसा वर्ग जो है वह जो गरीब वर्ग है उसका आर्थिक शोषण करता है, और एक दिन इन दोनों वर्गों में आपस में वर्ग संघर्ष का निर्माण होता है, और इस वर्ग संघर्ष के पश्चात जो नई व्यवस्था अस्तित्व में आती है वह उसे ही मार्क्सवाद कहा जाता है। और यही कार्ल मार्क्स की सोच थी। उनका कहना था कि समाज या वर्ग संघर्ष के द्वारा ही अमीर वर्ग यह हमेशा गरीब वर्ग का शोषण करता है, और इस शोषण के खिलाफ गरीब एक दिन अमीर के सामने खड़ा हो जाता है, और इस प्रकार यह जो आपसी संघर्ष होता है, इस संघर्ष के फलस्वरूप एक नए प्रकार की सत्ता, एक नए प्रकार की व्यवस्था अस्तित्व में आती है। कार्ल मार्क्स के इन विचारों को ही साम्यवाद कहा जाता है, और कार्ल मार्क्स ऐसा मानते थे कि एक दिन पूरे विश्व में किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता होगी। यही मार्क्सवाद कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने यूरोप की कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त इतिहास लेखन की एक और प्रणाली है एनल्स प्रणाली, और यह एनल्स प्रणाली फ्रांसीसी इतिहासकारों ने प्रस्तुत की तथा इसका विकास किया। इस प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं ही नहीं अपितु दिए गए किसी भी प्रदेश के या देश के इतिहास में उस इतिहास में उस तत्कालीन जलवायु, स्थानीय जन, किसान, व्यापार, प्रौद्योगिकी, यातायात, संपर्क के साधनों इनका भी समावेश किया जाना चाहिए, ऐसा एनल्स प्रणाली के इतिहासकारों का मत है। इसी प्रकार स्त्रीवादी, स्त्रियों के इतिहास के लेखन में भी फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोवां, इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इन्होंने स्त्रियों की समस्याओं को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में मुख्य भूमिका निभाई। और अंत में आपके सामने माइकल फुको प्रस्तुत हैं, जिन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज यह ग्रंथ लिखा, तथा उनके अनुसार केवल इतिहास को कालक्रमानुसार प्रस्तुत करना ही इतिहास लेखन नहीं, परंतु कोई भी घटना भूतकाल में क्यों हुई उसके कारणों तक पहुंचना, उन परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करना एक इतिहासकार के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इसीलिए उन्होंने इतिहास में जो परिवर्तन हैं उन्हें स्पष्ट करने पर अधिक जोर दिया। अतः उनकी पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार यूरोप के विचारकों और इतिहासकारों ने अपने विचारों द्वारा इतिहास लेखन को नई दशा